हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटे, आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 6 से जो भी आपको खंड दे रखा है, इन खंडों का हल आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। आपको पता ही है, सेट 7 2024 जिसका कोड नंबर है FD हमारा चल रहा है। और इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत जितने भी खंड थे, सभी खंडों का हल हम लोगों ने समझ लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हो, क्योंकि मैं आपको पिछले साल के जितने भी पेपर आपके आए हुए हैं मैथ से संबंधित क्लास 12th में, सभी पेपरों का हल आपको करवाने वाला हूं और करवा भी रहा हूं। कोर्स हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो बेटे, अगर पिछली वीडियो अगर देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। अगर आप डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका अगर आप कंप्लीट हल चाहते हो विद कॉन्सेप्ट के साथ, तो वो भी आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हो, मिल जाएगा। फिजिक्स है, केमिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट का जो प्रीवियस पेपर का जो सोल्यूशन है वो भी आपको मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। पुराने हैं तो केवल वीडियो को लाइक करना है। हो सके इस चैनल को आप उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो क्लास 12th में है और वो पीसीएम सब्जेक्ट से है। इतना आपको काम करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इस काम को जरूर करेंगे। इस चैनल को आप उन सभी दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत आपको खंड दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो पहला खंड है उसमें कहता है वृत्त x² + y² बराबर a² से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक समीकरण दे रखा है, वृत्त का समीकरण आपको दे रखा है x² + y² बराबर a²। मेरे प्यारे बच्चों, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। बेटा, अगर वृत्त का समीकरण आपको मिल जाए और इस प्रकार से अगर आपको समीकरण अगर दिया है तो तुम समझ जाओ कि जो वृत्त होगा वो केंद्र के चारों ओर रहेगा। यानी आपको फिगर बनाना आना चाहिए। मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया है, चैप्टर 8 के अंतर्गत ये कॉन्सेप्ट है। एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देखिएगा, समाकलन के अनुप्रयोग है। तो बेटा, यहाँ पे x² + y² बराबर a² है। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे मूल बिंदु से होकर आपको एक वृत्त बना देना है। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बात बताओ, ये केंद्र है, यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या को हमने a कह दिया, क्योंकि आपको पता है कि यहां से यहां तक जब चलते हो तो इसकी जो दूरी होगी 1,0 होगी। और ये भी कह सकते हो केंद्र से लेकर परिध तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो इस प्रकार से फिगर बनेगा। एक्स अक्ष पे तो मान रहेगा, y का मान 0 रहेगा। यहां से चाहे तो x का मान निकाल लो या तो y का मान निकाल लो, क्योंकि ठीक इसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर भी लिख सकते हो 0,a, क्योंकि अगर y अक्ष पे हो तो x पे मान 0 रहेगा और y पर मान रहेगा। तो y पर a है, x पे 0 है। यहाँ पे x पे मान रहेगा और y पर 0 है। इसके बाद क्या करना है, हम यहाँ से y का मान निकाल रहे हैं। तो y² बराबर a² x² को इधर लेकर आओगे, इधर का स्क्वायर हटेगा, इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, रूट आ जाएगा। यहां तक की बातें आपको समझ में आती होंगी।
अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन, आपको लिमिट लेनी पड़ेगी। अगर आपने y बराबर मान निकाला है तो यहाँ पे सूत्र रहेगा y dx। अगर यहाँ पे y को उधर भेजते x बराबर निकालते तो सूत्र होता x dy, ये आपने पढ़ रखा होगा। अब बात आती है अगर y dx है तो आपको लिमिट x की लेनी पड़ेगी, तो 0 से a इसकी लिमिट हो जाएगी। बेटा इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। क्यों सर? क्योंकि बेटा 1 2 3 4 इस वृत्त के 4 भाग है, तो हर एक भाग का थोड़ी ना निकाल लेंगे, एक भाग का निकाल लो, 4 से गुणा कर दो। अब यहाँ पे ये 4 है, 0 से a लिख देंगे, y के स्थान पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वो भी रूट के अंदर, और यहाँ पे dx है। तो ऐसी पोजीशन में इसका फार्मूला होता है, आप ध्यान कर लीजिएगा, x बटे 2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a और प्लस का c, ये फार्मूला होता है। इंटीग्रेशन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है x बटा 2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटा a प्लस c। अब यहां पे आपको क्या करना है, इसमें सूत्र ये लगाना है, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा। यहां पे लिखोगे x बटा 2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बेटा पूरा पूरा सूत्र ही है, वैसे ही आप लिख दीजिए, a स्क्वायर बटे 2 रूट में नहीं होगा, साइन इनवर्स x बटे a। बेटा देख सकते हो, इस पूरे को ये लिखा जा सकता है, इस पूरे को ये लिख देंगे। बस इतना है कि यहाँ पे लिमिट आ गई है, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से a। पहले समाकलन करते हैं, बाद को लिमिट रखते हैं। मेरे होनहार बच्चे देख ले, ये 4 है बेटा, एक बार a रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे, तो जहां जहां x होगा वहां वहां a रख दीजिए। तो बेटा a रखिए, तो जब ये a है तो यहाँ पे भी आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये वाला a यहाँ पे आएगा तो ये बनेगा a बटा 2 और रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे बटे में 2, फिर यहाँ पे साइन इनवर्स x के स्थान पे a और नीचे a लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, माइनस का निशान लगा देंगे और क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब जहां जहां x होगा वहां वहां 0। मेरे प्यारे बच्चों, यहां 0 और यहां 0, ये सब 0 हो जाएगा, तो मान रखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर भी a स्क्वायर कट गया, तो ये पूरी स्थिति 0 हो गई, प्लस a स्क्वायर बटे 2, a से a काट देंगे, तो साइन इनवर्स यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 लिख देंगे, a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1, बेटा इसका मान कितना होता है, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2। बताओ, क्योंकि साइन में ही a कितने का मान होता है, 90 का, 90 को रेडियन में चेंज करोगे तो पाई बाई 2 हो जाता है। बोलो, साइन इनवर्स 1 के स्थान पे साइन पाई बाई 2 लिख देंगे, क्योंकि 1 के स्थान पे साइन पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। ये 4 है, a स्क्वायर बटे 2, साइन से साइन हट जाएगा तो ये आ जाएगा पाई बटा 2। अब इसके बाद क्या करना है, 2 से 2, 2 दूनी 4, 4 से कट गया, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई a स्क्वायर, मात्रक लिख देंगे वर्ग इकाई। बताइए, पाई a स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए, प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो का दे रखे थे, तो याद रखिएगा, अगर इस प्रकार से वृत्त का समीकरण अगर आपको पेपर में मिलता है तो आपको इस प्रकार से लगाना है। बोर्ड एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट था, बस आप इसका कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अगर बहुत ही डीपली पढ़ना चाहते हो बेटा, चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। देखो, पेपर अगर आप हल करते हो तो मेरा ये मानना है, ये पिछले साल के पेपर हल कर लीजिए
और 2023 के पेपर हल कर लीजिए। 24 के तो मैं करवा रहा हूँ, 23 के मेरे ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हो। और सिलेबस तैयार कर लो, 90+ नंबर मैथ में आराम से आ जाएंगे। और मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा पेपर तक। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और हो सके आसपास के बच्चों में इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 का खा देखते हैं। मैं प्रश्न को पढ़ता हूं। हमसे कहता है यदि बिंदुओं a, b, c और d के स्थिति सदिश क्रमशः i प्लस जे प्लस के कैप, 2i प्लस 5j, 3i प्लस 2j माइनस 3k और i माइनस 6j प्लस k है, तो रेखाओं AB और CD के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे होगा। बेटा यहाँ पे स्थिति सदिश दिया है, तो आपको पता है जब भी आपका सदिश वाला क्वेश्चन आता है, अगर उसमें स्थिति सदिश का अगर जिक्र करता है तो यहाँ पे A, B, C और D आपको दे रखा था। तो मैंने क्या किया, A वाले को OA माना, B वाले को OB, फिर OC और फिर क्या कह दिया, OD कह दिया। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। इसके बाद AB और CD के बीच का कोण निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले AB वेक्टर निकालना पड़ेगा। अगर AB वेक्टर निकालते हो तो बाबू सूत्र होता है OB माइनस OA। बताओ AB है तो B पहले आएगा, A बाद को आएगा। अब बताओ OB का मान कितना है, 3i। बोलिए गलत मत करिएगा। और यहाँ पे 5 का J, OA का मान आपका होगा I प्लस J और प्लस का क्या कर देंगे K। अंदर के चिन्ह आपके क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। माइनस का J और माइनस का क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। 2i में से एक i आप घटाओगे तो केवल i के 5j में से j जाएगा, यह आपका 4j और यहाँ पे केवल बचेगा k कैप। अब आपको क्या करना होगा, CD निकालना होगा। CD का फार्मूला क्या होता है, OD और माइनस का बाबू OC। OD के स्थान पे I माइनस का 6j और प्लस का k कैप। अगर मैं बात करता हूं OC का मान 3i प्लस का 2j और माइनस का मैं कर दूंगा 3k। आप इसे सॉल्व करेंगे, I माइनस का 6j और प्लस का k कैप। अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, 3i माइनस का 2j और प्लस का 3k कैप। I ये 3i है, 3i में से i घटाओगे तो माइनस का 2i, ये 6j है, ये 2j है, तो कितना बनेगा 8j k और 3k कितना होता है बाबूजी, 4k। बताओ यहां तक की बातें आपको समझ में आती कि नहीं आती। अगर हमको बीच का कोण निकालना है तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है AB वेक्टर इंटू जो जिसके बीच निकालना हो उसको ऊपर इंटू में कर दो और नीचे उसका क्या करना है, माड निकाल देना है। बेटा क्या निकाल देना है, माड निकाल देना है। AB वेक्टर का मान कितना आया है, I प्लस 4j और माइनस का k है। और CD का मान ये वाला है, माइनस का 2i माइनस का 8j और प्लस का हम लोग कर देंगे 4k। नीचे नीचे के लिए आप क्या करोगे, आपको परिमाण निकालना आना चाहिए। तो AB वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं, AB बराबर जो दिया है उसमें I J K इनके गुणांक ले लो। तो बताओ यहाँ पे I है, I का गुणांक कितना होगा 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। J का गुणांक कितना है 4, तो प्लस करके 4 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना है -1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर। अब CD निकालो, तो I का गुणांक कितना है माइनस का 2, J का गुणांक कितना है माइनस का 8, K का गुणांक कितना है 4। इतना हो जाने के बाद cos थीटा यहाँ पे गुणा करेंगे, I 1 होता है तो माइनस कितना आएगा 2, J 1 होता है 8 चौक कितना होता है बेटा 32। यहाँ पे K हट जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। बोलो आपको पता होना चाहिए I इंटू I
बताओ, जब जब इंटू करते हैं तो आई आई वन होता है, सेम के लिए वन होता है, अनसेम के लिए जीरो। तो आई आई वन हो गया तो माइनस कर दो आएगा, जे जे एक हो गया, 8 चौक 32 हो गया, के एक हो गया, 4 एकम 4 हो जाएगा। नीचे ये 1 और ये 16 और ये 1 बनेगा। फिर यहां भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये 4 है, ये 64 है और ये 16 है। तो टोटल इसका हल क्या आ जाएगा, 32, 4 36 और 2 कितना होता है, 38। अब क्या करोगे, 16 और 2 कितने होते हैं, 18। ठीक है, ठीक है। 64, 6 70 80, 80 और 4 कितने होते हैं, 84। चाहो तो आप यही आंसर रख सकते हो, वरना इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए। सर कैसे निकालेंगे, तो देखो 18 का क्या लिख सकते हैं, 3√2, क्योंकि 18 है तो 2 गुणे 9 लिख देंगे। 84 को लिख सकते हैं 21 गुणे 4। कॉस थीटा माइनस का 38, 9 का क्या निकलता है 3 और यहाँ पे रूट में 2 रहेगा। 4 का क्या निकलता है 2 और 21 रूट में ज्यों का त्यों रहेगा। मैं काम करता हूं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 9 18 कर दूंगा। तो cos थीटा बराबर सूत्र आ जाएगा माइनस का 19, यहाँ पे क्या बनेगा 3 और रूट में क्या आ जाएगा 42। त्रिकोणमिति में किसी का मान तो होता नहीं है, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर मान नहीं होता है तो इधर का cos हटेगा, उस ओर जाएगा तो ये इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, इनवर्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं cos इनवर्स और ब्रैकेट में 19/3√42। तो यही आपका इनके बीच का कोण आ जाएगा जो हम लोग निकाल चुके हैं। cos इनवर्स ब्रैकेट में -19/3√42। तो इस पूरे प्रश्न का हल कंप्लीट हो चुका है। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। आपके सामने मैंने प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो गा था और घा, इन दोनों का मैंने कुछ हल कंप्लीट किया है और आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 6 का जो गा है वो आपको होमवर्क में करना है। मैं आपको बता देता हूं आप कैसे करेंगे। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाएंगे और प्ले लिस्ट में जब जाएंगे आपको क्या करना है, बहुत सारी आपको प्ले लिस्ट मिलेंगी। आपको क्या करना है, प्ले लिस्टों को ऊपर करना है। आप प्ले लिस्ट को ऊपर करते जाएंगे तो 5 या 6 प्ले लिस्ट के बाद आपको एक प्ले लिस्ट आपको दिखाई दिया होगा जिसका टाइटल है 2024-25 यूपी बोर्ड अनसार्ड पेपर सोल्यूशन क्लास 12। आप इस प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको सेट 7 हो या कोई भी सेट हो, हर सेट का हल भी मिल जाएगा। और सेट 7 प्रश्न नंबर 5 के बाद ही आपको एक वीडियो मिलेगी। डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा उस पे थंबनेल पे लिखा होगा, या एनसीईआरटी डॉक्टर मनोरे सब एक ही है, तो वो आपको वीडियो मिलेगी। उस वीडियो का जो थंबनेल होगा उस पे लिखा होगा प्रश्नावली 12A रेखिक प्रोग्रामन। तो आपको क्या करना है, उसी वीडियो को देख लेना है। उस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है उस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 6 का जो गा दे रखा है उसका हल आप स्वयं से करेंगे। अब बच्चा कहेगा सर ये आपने क्या कह दिया, हम इसी प्रश्न का जो हल था वो समझने आए थे। भैया मैंने सही कहा, क्योंकि आप अगर उस वीडियो को देखोगे तो आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद से कर दोगे। एक बार देखिएगा। अगर आप नहीं कर पाते हो तो इसके लिए भी मेरे पास व्यवस्था है। आप हमारे जो वीडियो देख पा रहे हो इसके कमेंट में आपको लिखना है सर हम इस प्रश्न का हल नहीं कर पाए हैं, तो मैं क्या करूंगा उसके वीडियो का लिंक भी भेज दूंगा अगर आप नहीं ढूंढ पाओगे, और या फिर क्या करूंगा मैं अलग से इस प्रश्न का हल मैं आपको करवा दूंगा।
तो आई होप प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 6 का गा दे रखे हैं वो आप होमवर्क में कर लेंगे। अब बात आती है प्रश्न नंबर 6 का घा की। प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो घा दे रखा है इसमें कहता है एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सर ये कैसे सॉल्व होगा? भाई बताते हैं, ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है सर इसे करें तो फिर कैसे करें? भैया मैंने इसका सलूशन पहले से ही कर लिया है जिससे कि वीडियो में टाइम ज्यादा ना लगे। एक पासे को 2 बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम जो होता है बेटा 36 होता है। इस चीज को आप याद रखिए। अगर आप सिक्के को उछालते हो तो उसपे टोटल परिणाम आपके होते हैं 2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर पासे को उछालते हो तो उसमें टोटल परिणाम आपके 36 आएंगे। अब कैसे आएंगे मैंने लिख के रखा हुआ है, आप भी इनको लिखेंगे क्योंकि इस प्रश्न का अगर आप हल करते हो तो 5 नंबर आपके पक्के, 1% पक्का। तो आपको फुल तैयारी के साथ में जाना है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 ऐसे लिख लेना है। 2,1, 2,3, 2,4 ऐसे करके 3 कॉमा करके ऐसे आपको क्या करना है इस प्रकार से लिख लेना है। मैं उम्मीद करूंगा आपने इससे पहले भी कक्षा 11 में या कक्षा 10 में आपने इसे लिखा होगा क्योंकि आपके पास मैथ सब्जेक्ट है। जिनके पास मैथ नहीं है वो नहीं जानेंगे, लेकिन अगर आप क्लास 12 में आपके पास मैथ सब्जेक्ट है तो आपको ये 36 परिणाम आपको सर ने लिखवाया होगा। नहीं लिखवाया तो मैंने भी आपको लिखवा दिया है। अब बात आती है इसके आगे कैसे करना हो। यहां पे जब मैं प्रश्न को पढ़ता हूं तो प्रश्न में जो लास्ट में सेंटेंस आता है, लास्ट में सेंटेंस आ रहा है, मैं एक बार पढ़ के बताता हूं। 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल की पकड़ क्या है। जो बच्चा इस सवाल की अगर पकड़ समझ लेगा ना तो वो पक्का है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो लगा के जरूर आएगा, और ये 5 नंबर से कम नहीं आता है। तो मैं आपको बता देता हूं इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो कर लोगे। इसमें हमसे कहता है 4 के न्यूनतम एक बार जो लास्ट में सेंटेंस कहेगा उसे आप क्या कहोगे, ई मान लो, यानी कोई भी अक्षर मान सकते हो। लास्ट वाला सेंटेंस पहले लिखा करना है और पहला वाला जो सेंटेंस होगा उसे बाद को लिखा करना। इससे क्या होगा, कभी भी आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। अब बात आती है कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 4 के न्यूनतम प्रकट होने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो 36 मैंने पोजीशन लिखी है, तो 36 जब लिखे हैं तो इसमें 36 इसमें ऐसे कितने ब्रैकेट हैं जिसमें 4 है, बताओ। तो मुझे लगता है कि आप बता सकते हो। पहली वाली लाइन में 1,4 था, 1,4 लिख देंगे। दूसरी वाली लाइन में 2,4 था, 2,4 लिख देंगे। तीसरी लाइन में 3,4 था, 3,4 लिख देंगे। चौथी लाइन में 4,4 था, अरे चौथी लाइन में सारे 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 इस पूरी लाइन को मैंने लिख दिया। पांचवी लाइन में 5,4, छठी लाइन में 6,4। यहां तक की बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब बात आती है कि इसकी हम प्रायिकता निकालें। तो भैया इस मंझले ब्रैकेट के अंदर कितने ब्रैकेट, टोटल आपके हैं 11। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये सेंटेंस है तो इसका अनुकूल परिणाम हो जाएगा 11, क्योंकि आपको पता है कि प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मैंने बेसिक में भी पढ़ाया है, मैंने अपने कोर्स में कंप्लीट करवाया, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। तो पीई, ई के साथ में जैसे ही तुम पी लगाओगे यानी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालोगे तो 11 ऊपर और कुल हो गए 36। फिर पहला सेंटेंस कह रहा था संख्याओं का योग 6 पाया गया। इस वाले पोजीशन में ऐसे कितने ब्रैकेट हैं जिनका योग 6 है? तो कह सकते हो 1,5, दूसरे वाले में 2,4, तीसरे वाले में 3,3, चौथे वाले में 4,2, 5,1, 6, हाँ 5,1 इसमें तो कोई है ही नहीं, क्योंकि 1 और 5 को जोड़ने ऐसे ब्रैकेट ढूंढो जिसमें पहले और दूसरे को जोड़ने पर 6 आए।
तो 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1 ये सारे हो गए। अब क्या करना, इसकी प्रायिकता निकाल दो। तो जैसे तुम यहाँ पे P लगाओगे तो अनुकूल परिणाम हो गया 5 और कुल हो गए 36, तो 5/36। अब क्या होता है बेटा, हमको E/F की प्रायिकता निकालनी है, तो सूत्र होता है PE इंटरसेक्शन F/PF। तो हमको इंटरसेक्शन नहीं पता था, तो E इंटरसेक्शन अगर F निकालते हो तो E और F जो आपने निकाला, इसमें देखो ऐसे कितने ब्रैकेट है जो मैच कर रहे हैं। तो इसमें 2,4 है और 2,4 यहाँ है, 4,2 यहाँ है, 4,2 यहाँ है। तो बेटा E और F में मैच कर रहा है 2,4, 4,2। यही तो इंटरसेक्शन का नियम होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, क्यों पढ़ा तो है। अब बात आती है इसकी प्रायिकता निकालोगे, तो PE इंटरसेक्शन F बराबर 2/36। तो PE/F हमको फाइंड करना था, तो PE इंटरसेक्शन है PF, E इंटरसेक्शन F का मान 2/36, PF का मान 5/36, 36 36 गया कट, इसका आंसर आ जाएगा 2/5। आई होप कि प्रश्न नंबर 6 का गा और घा का हल आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत मात्र एक खंड रह गया है, उसका भी हल मैं आज ही की वीडियो में करवा दूंगा। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। प्रश्न नंबर यहाँ पे आपको 6 का अंगा यहाँ पे जो दे रखा है उसको लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये अंतिम खंड है, इसके बाद आपको जितने भी खंड दे रखा है वो सब 8-8 नंबर के आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 का अंगा कहता है अवकल समीकरण x dy/dx + 2y = x² का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। आपको पता ही होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन का जो भी सॉल्यूशन होता है, इसके ऊपर 3 या 4 विधि होती हैं और हर एक विधि मैंने आपको करवाई है। अगर आप नहीं जानते तो आप देख सकते हो, बाकी तो मैं इस विधि को बताने वाला हूं। बेटा यहाँ पे एक अवकल समीकरण आपको व्यापक दे रखा है और मुझे इसको हल करना है। आप किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, लेकिन आप उसी विधि से लगाओ जिससे लग पाए। तो बेटा ये जो है चैप्टर 9 के अंतर्गत जो लास्ट वाली आपकी विधि है उसी से लगेगा, जिसमें IF निकालना होता है यानी इंटीग्रेशन फैक्टर, मैं उसी से लगाऊंगा। बेटा उसका बेटा नियम क्या होता है कि x केवल dy/dx होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां से x क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। हालांकि कॉमन मिल नहीं रहा है, जबरदस्ती ले लूंगा। जैसे x कॉमन लोगे तो जहां पे था वहां गायब हो गया और जहां पे नहीं था उसके बटे में आ जाएगा, और बराबर में क्या लिख देंगे, x²। एक x से एक x कट जाएगा, dy/dx + 2/x और y और बराबर क्या हो गया, x। बेटा एक सूत्र होता है dy/dx + py = q से क्या करने पर, तुलना करने पर। मैं यहाँ पे तुलना करने पर, तो बताओ y हट जाएगा, p के सामने कितना है भाई, p के सामने है 2/x लिख दो, q के सामने कितना है, x है। यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब क्या करेंगे, IF निकालेंगे। बेटा IF का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकल गुणक। इसको निकालने के लिए इसको लिखते हैं e की पावर p dx। अब यहाँ पे p के स्थान पे आपको लिख देना है 2/x और ये हो जाएगा dx। 2 को आप बाहर ले लीजिए, तो यहां पे बनेगा, बेटा ये पावर में ही है, याद रखिएगा। हाँ, 1/x का समाकलन होता है log x। बोलिए इंटीग्रेशन 1/x dx का सूत्र क्या होता है, log x। इसको सॉल्व करिए, 2 बेटा अगर log है और यहाँ गुणे में 2 है तो बेटा ये पावर आगे आ जाती है, तो मैं इसको लिख सकता हूं log x⁻²। log और e हट जाएगा तो केवल आ जाएगा x²। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अतः हम अवकल समीकरण का हल। ये सेंटेंस आपको लिख देना है, इसे एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसका फार्मूला होता है बाबू y × IF इंटीग्रेशन IF × Q और प्लस का C, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे dx भी होता है और प्लस का C।
आप याद रखिएगा। IF का मान हम लोग निकाल चुके हैं एक्स स्क्वायर, IF के स्थान पे एक्स स्क्वायर। क्यू का मान कितना है बेटा? क्यू का मान यहाँ पे आया था एक्स, यहाँ पे एक्स लिख देंगे, ये हो गया dx। ये सूत्र होता है, तो y एक्स स्क्वायर यहाँ पे बनेगा x की पावर 3 और ये dx। इसका सूत्र होता है x की पावर 4 और नीचे 4 और प्लस का c लगा दें, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का अंगा यहाँ पे जो दे रखा है वो बेहद आसान आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, और आप सभी लोग इस प्रश्न का हल तैयार करके जरूर जाइएगा। चाहो तो आप इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को आप नीचे ला सकते हो, तब भी सही है, वरना आप इतना ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर शीट मिलने वाली नहीं है। जो आप करेंगे बस सही करिए और कोई परेशानी नहीं है, नंबर फुल में फुल आपको एग्जामिनर दे देगा। तो आज की क्लास में प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत आपको जितने भी खंड दिए थे, का, खा, गा, घा, अंगा, 5 खंड दिए थे, पांचों खंडों का हल कंप्लीट हो चुका है। बस गा वाला मैंने कहा है कि आप होमवर्क में कर लीजिएगा, और वो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, एक बार उसे देखिएगा मन लगा के, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप का, उसे अच्छे से सॉल्व करिएगा और उसी के बेस पे आपको गा वाले को हल करना है। अब अगली क्लास जो मेरी होगी वो प्रश्न नंबर 7 से संबंधित रहेगी, सेट भी 7 है और प्रश्न नंबर 7 का हल भी हमको समझाना है। 8-8 नंबर वाले अब आपके क्वेश्चन शुरू होंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। पुराने बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और पुराने और नए दोनों प्रकार के बच्चे मिलकर आप इस वीडियो को उन सभी दोस्तों में शेयर करो जो क्लास 12th में और उनके पास PCM सब्जेक्ट है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अगर ये 3 सब्जेक्ट हैं तो वो इस चैनल से बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि मैं प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, और अगर आप प्रीवियस पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आप 90+ नंबर ला सकते हो, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन का जो भी सोल्यूशन रहता है वो डीपली बताता हूं, क्योंकि अगर इसके बेस पे अगर क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में तो आप कर लोगे। तो यहां तक की बात एकदम क्लियर है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।